हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ मैं आपको टिप्स या ट्रिक्स बताऊंगा कि एग्ज़ाम में हम लोग को मार्क्स कैसे बूस्टअप करनी है। तो मैं आपको 2-4-5 बातें ही शेयर करूंगा। ये 5 मिनट का ही वीडियो है, ध्यान से देखिएगा गाइस। पहला आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप ये आंसर कर लें कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो अभी हम लोग का जून का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आपको और 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो मैं ये भी जानता हूँ कि इस एक एक्सटेंशन का टाइम जो मिला है आपको हम लोग को, इसमें कई लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, कई लोग को पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब ये होता है कि अब अपन क्या है, अपनी सिलेबस जो है इस तरीके से अपनी पढ़ाई इस तरीके से कंप्लीट कर रहे थे कि हम लोग को अब 1 महीना मतलब अब मई स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग को अपना एग्ज़ाम जून में ही देना है। तो जून में ही हम लोग का पेपर होगा करके हम लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से चल रही थी। तो उस हिसाब से तैयारी चलने के कारण हम लोग का ये आंसर था हमारे अंदर कि हाँ, हम लोग का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, जून में हम लोग एग्ज़ाम दे लेंगे, अच्छे मार्क्स भी लेंगे। बट अब क्या, 1 महीना आगे बढ़ गया। तो कई लोग क्या कर रहे हैं ना, 1 महीना आगे बढ़ गया तो अब अंदर में थोड़ा सा लेथार्जी आ गई कि यार 1 महीना और है, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे आराम से। जो कि हम लोग को मार्च में लगता था कि यार अभी तो अप्रैल मई है, हो जाएगा ना, वैसा अभी लग रहा है कि यार जुलाई में पेपर है, मई और जून तो बचा हुआ है, हो जाएगा आराम से। तो गाइस, ये अपने ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना करें। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप बोर्ड ग्रुप निकालने की तैयारी कर रहे थे या फिर जो CS प्रोफेशनल वाले 3 ग्रुप निकालने की तैयारी कर रहे थे, वो अब ऐसा करें कि अब सीधा रैंक की सोच लें, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। बस ये मई में हम लोग क्या है, रिवीजन का टाइम था, रिवीजन में दे रहे थे अपने मई का पूरा टाइम। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि अब जो जून का टाइम हम लोग के पास पूरा बच रहा है, वो जून का टाइम हम लोग यूटिलाइज़ करें कि हम लोग को अब पास होने के लिए तो हम लोग स्टडी बना ली, अब हम लोग को रैंक कैसे लाना है, रैंक की स्टडीज बनाते हैं। तो गाइस, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि मई का महीना पूरा एक बार और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से एकदम पूरा। और जब भी आप किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं, तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि जैसे आप आज पार्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप एक दिन उस पूरे जितने सिलेबस आप कंप्लीट किए उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसका आप ओवरव्यू ले लो। और ओवरव्यू लेने के बाद या तो उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन आप एक क्वेश्चन पेपर ले आओ, किसी भी साल का, लास्ट 5 ईयर का अगर आप कर सकते हो लास्ट 5 ईयर के कर लो, 1-2 साल की कर सकते 1-2 साल की कर लो। और उस पेपर को आप अपने से प्रेजेंट करो, अपने से लिखो, अपने से करो। और ऐसा 3 घंटे का टाइम अपने आप को अलॉट कर लो कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं सीधा एग्ज़ाम में ही बैठा हूँ, एग्ज़ाम में ही अपना प्रिपरेशन हो चुका है, मैं एग्ज़ाम दिलाने में सीधा बैठा हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि हम लोग का एक फोबिया है जो है, हम लोग सीधा अपने आप को एग्जाम में जब प्रेजेंट करते हैं 3 घंटा हम लोग को एकदम फोबिया टाइप के हो जाता है कि यार 3 घंटा हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो कई बार क्या होता है, हमको आता सब कुछ, लेकिन वो 3 घंटे का टाइम झेलने की वजह से ना हम लोग पूरे क्वेश्चन और आंसर गलत लिख के आ जाते हैं। हमारा माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि यार एकदम डर सा लगता है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आपको गाइस बोल रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप पहले ही अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर लीजिए, एक डेमो ले लीजिए कि यार एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो मैं आपको यही बोलूँगा, क्वेश्चन पेपर आप निकाल लीजिए 5 साल का, उसको आप प्रेजेंट, आप अपने आप आंसर लिखिए, आप कैसे भी लिखते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं आंसर सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, बस लिखते जाइए। फिर क्या करिए, सजेस्टेड आंसर होता है या फिर सजेस्टेड आंसर नहीं होता तो किसी ऑथर की बुक में या किसी भी स्कैनर में प्रीफर कर लीजिए, उसके सजेस्टेड आंसर दिए हुए हैं। तब स्कैनर में देखते जाइए कि इसका आंसर कैसा लिखा है, उसके हिसाब में आप अपना मैच कीजिए कि यार आप सही लिख रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं। तो आपको उसमें क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक एरर पता चलेगी, आप क्या कमिट कर रहे हैं। तो वो अगर आप सुधार लेते हैं तो शायद आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स और एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड बात आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग क्वेश्चन पेपर में कुछ एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5-7 नंबर कैसे हो जाते हैं कि हम लोग को आता ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं। तो गाइस, इसको छोड़िए ना, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं है कि आप CS का पेपर दिला रहे हो, आपको UPSC का क्वेश्चन पूछ दी, CS ही पूछता है, बट वो इंटरलिंक रहते हैं। हाँ, टॉपिक वाइज नहीं रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया वो टॉपिक वाइज नहीं है, बट वो इंटरलिंक है, जो टॉपिक आप पढ़े हुए जो आपके सिलेबस में कवर है, तो उसको आप छोड़े ना, उससे आप कुछ रिलेटेड लिखें, शायद एग्जामिनर का 1-2 नंबर दे दें, शायद 1-2 नंबर की चलते में या तो आपका रैंक मिल जाए या फिर आपका जो पास होने की कैपेसिटी थी या पास होने की स्ट्रेंथ हो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। थर्ड बात ये बोलूँगा कि अगर कई सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ मैं, क्या होता है कई बार 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो उस टॉपिक में सिर्फ 4 लाइन लिखी है। कहाँ? बुक में क्या, इवन पूरे कहीं भी आप खोज लो 4 लाइन से ऊपर आपको नहीं मिलेगा उस पार्टिकुलर टॉपिक का। अब अपन क्या सोचते हैं ना, ये 8 मार्क्स का है, बीकॉम वाली लैंग्वेज लगा लेते हैं अपन, जो भी 8 मार्क्स में बारे में पूछते गए।
अपन लिखते गए पूरा 8 मार्क्स का लिखना है, जो भी लिख पा रहे हैं जो भी लिख रहे हो 4 लाइन लिखे प्लस एक्स्ट्रा ध्यान नहीं बांटना है गाइस, नहीं बांटना है मतलब नहीं बांटना है। आपको 4 लाइन लिखा है बुक में, 4 लाइन ही लिख के आइए, आपको 8 मार्क्स देगा। ऐसे ही सही ये चाहती है, ये जानती है कि आप कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख रहे हैं। आप घुमा फिरा के आंसर नहीं लिखना है, राउंड अबाउट ट्रांजेक्शन या राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन नहीं करना है अपने को लेंदी पेपर नहीं बनानी है। हम लोग को ईजी शॉर्ट एंड जो क्या बोलना चाहिए बेसिक जो है इंपॉर्टेंट जो थिंक है वही कवर करें। अपने मन से कुछ भी वहाँ पे बीकॉम वाली लैंग्वेज ना लिख के हैं। लैंग्वेज में खास ध्यान दें। कई बार क्या होता है हम लोग फ्लो में लिखते जाते हैं और लैंग्वेज इस तरह भगता जाता है हमारा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ग्रामर एकदम अच्छा होना चाहिए, आपका ये अच्छा होना चाहिए, बस एक्चुअली क्या है लॉ के पेपर में कम से कम हम लोग को लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लॉ के लैंग्वेज में अगर हम लोग कुछ भी अपने मन से लिख दें तो शायद उस पूरे जो लॉ कीवर का जो इंटेंशन है वो डिफीट हो जाएगा। तो लॉ के पेपर में ध्यान रखें कि अच्छे से हम लोग जो लैंग्वेज लिखा है वो लिखें। एज इट इज़ तो नहीं लिख सकते लॉ का पेपर, क्योंकि लॉ का पूरा वास्ट सिलेबस है, तो एज इट लिखना तो पॉसिबल नहीं है गाइस। लेकिन हाँ हम लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं कि जो चीज़ हम लोग को लिख रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो लॉ से रिलेटेड हो, इंटेंशन डिफिट ना हो लॉ गिवर। ठीक है। अब अभी तक क्या था कि हम लोग कई चैप्टर या कई सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हम लोग छोड़ दिए थे। क्यों यार, लेंदी है, टाइम नहीं है, 1 महीना अब रिविज़न करना है, टाइम नहीं, छोड़ देते हैं, लिस्ट इंपॉर्टेंट है छोड़ देते हैं। तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगा कि वाली इंपॉर्टेंट चीज़ या लिस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लगता था शायद वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या सिलेबस में आएगा और क्या सिलेबस में नहीं आएगा। हम तो 5 साल के पेपर या 5 साल का स्कैनर उठा के देखते हैं, उसके हिसाब से फोरकास्ट कर लेते हैं कि शायद ये वाला टॉपिक आता ही नहीं है तो नहीं भी आएगा। बट ऐसा नहीं है गाइस, अपनी माइंड सेट क्लियर कर लें कि कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ओके, तो जो छोड़े हैं उनको अब कवर करने का टाइम मिल गया है, कवर कर सकते हैं अपन ये नहीं कि जो पढ़े हैं उसी को अब कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको भी कंटिन्यू करना ही है। लेकिन 1 महीने का जो टाइम मिल गया है उसको रैंक लगाने में और पीछे जो छूट गए चीज़ें उनको ध्यान से लगाने में अपना हेल्पफुल करें, अपना ध्यान रखें। ठीक है भाई, एक आध दो और बात बोलता हूँ मैं आपको कि आप क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पेपर आया, आप क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लीजिए। अब गो थ्रू करने के बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आता या हम नहीं पढ़े या हम भूल गए, तो क्या कीजिए गाइस, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए इन द सेंस ये नहीं कि मैं 3 घंटे बाद निकल रहा हूँ तो मैं किसी फ्रेंड को बता रहा हूँ कि यार 10 नंबर तो मैं तो छोड़ दिया। मैं तो एक वीडियो देखा था उसमें बताया कि छोड़ दिया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो 3 घंटे तक आपको अपने आप को वहाँ बना कर रखना है। जैसे एक प्लेयर अपने आप को क्रिकेट के स्टेडियम में बना कर रखता है ना, फील्ड में जब वो फील्डिंग करता है या जब वो बैटिंग कर रहा है, अपने आप को टिका के रखता है, वैसे आपको भी टिका के रखना है। और आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का है, मेरे से नहीं बनता, कोई बात नहीं, 95 तो मेरे हाथ में है ना, 95 को मैं अच्छे से सिक्योर कर लेता हूँ। फिर जो टाइम अलॉट मेरे पास टाइम बचेगा वो मैं कर लूँगा। और ये 3 घंटे अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करने का ताकत तभी आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 घंटे हमको वहाँ पर बना के रखना है। और आपको जब आप क्वेश्चन आप एग्ज़ाम दिला के आ गए, आप बैक टू बैक पेपर होते हैं CS में, CS फाउंडेशन हो, प्रोफेशनल हो, एग्जीक्यूटिव, कुछ कोई भी लेवल हो, बैक टू बैक पेपर होते हैं। तो आप आके ये नहीं कि पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो पेपर डिस्कस करने से क्या होता है गाइस, जैसे 1 आध 2 नंबर या 5 नंबर का अगर कोई गलत हो गया आपका, तो वो उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट पेपर में पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को आके अपने पेपर डिस्कस नहीं करने हैं कि हम लोग क्या लिखें क्या नहीं लिखें। हम लोग जो लिखें हम लोग अपने हिसाब से लिखें, सही लिखें। क्योंकि अगर आप डिस्कस कर लोगे तो क्या आप जो आंसर लिखे हो वो गलत हो, सही या गलत हो जाएगा क्या? नहीं, जो आप लिखे हो जैसा लिखे हो उसमें उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आके पेपर डिस्कस करना सबसे गलत बात है। आपको पेपर आके डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, ओके गाइस, और अच्छे से पढ़ें पूरा एक एक चीज़। और हाँ, CS एग्जीक्यूटिव की एक बात मैं बोलना चाहूँगा, EBCL और इवन ये हर लेवल में बात कर रहा हूँ मैं, CA CMA, जो बॉक्स में हाईलाइट करके कोई क्वेश्चन दिए रहते हैं, हाईलाइट में जो टॉपिक दिया रहता है उसको बेसिकली प्लीज़ गाइस ना छोड़ें मीन्स ना छोड़ें। उससे क्वेश्चन आने के फुल चांस होते हैं, 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव वाले को बोलना चाहूँगा, कंपनी लॉ में ड्राफ्टिंग आता ही है, 1-2 एग्जीक्यूटिव में भी ड्राफ्टिंग आता है। CS प्रोफेशनल में तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट ही है मॉड्यूल 1 में, तो उसको भी ना छोड़ें। एक बार आप गो थ्रू कर लें फॉर्मेट क्या दिया है, 5 नंबर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है CS एग्जीक्यूटिव में भी ड्राफ्टिंग का।
क्योंकि ड्राफ्टिंग हमारे सिलेबस से कवर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। और 8 मार्क्स का हम लोग आते हैं और हम लोग कुछ भी लिख के आते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखना डायरेक्टली उस टाइप का। तो क्या है, मार्क्स कट जाते हैं, 8 मार्क्स हमारे पानी में चले जाते हैं। एक आध मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाता है, बाकी ऐसे पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो वो 8 मार्क्स जो है ये फ्री फॉरवर्ड के मार्क्स हैं, वो हम लोग ना छोड़ें। तो हम लोग को ड्राफ्टिंग में भी बेसिकली पूरा ध्यान देना है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन आया, उसमें कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक का बात किया है, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को लिखना क्या है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या ये चीज़ लिखना यहाँ पर पॉसिबल मतलब सही होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको डिस्कस करने आया राइट अबाउट फैमिली ऑफ राम भगवान की फैमिली के बारे में लिखने के लिए आया। तो राम भगवान की फैमिली 2 तरीके से हो सकती है, एक उनकी पत्नी, उनके बच्चे और वो खुद, या फिर राम की फैमिली मतलब उनके पापा, उनकी मम्मी, उनके चाचा, ये सब। ठीक है, तो आपको क्या करना है गाइस, राम भगवान की फैमिली के बारे में लिखना है तो आप एक काम कीजिए, दोनों लिख दीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर 2 चीज़, जैसे यहाँ पर राम की फैमिली 2 मतलब वो खुद, उनके बच्चे, उनकी बीवी और उनकी पापा मम्मी की फैमिली, ठीक है, इन दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर 2 टॉपिक, दोनों चीज़ आ सकते हैं लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को एक चूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन में पूरा ध्यान दें, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस में हम डिसीजन लेंगे कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ओके गाइस, तो यही छोटा सा क्लिप मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये कुछ हेल्पफुल मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच।